नमस्कार साथियों। आज है दिनांक 9 और हम डिस्कस करने वाले हैं जनसत्ता पेपर में आने वाली वो चीज़ें जो हमारे करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें जो आज की खबरें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर कहीं हम कुछ कमी रख देते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम और क्या बेहतर कर पाएँ, ताकि आपकी तैयारी को और एक ठीक दिशा मिल पाए, है ना? तो आज के पेपर में हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पहली खबर जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आरजी कर हॉस्पिटल से है, जो बांग्लादेश बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो कोलकाता क्षेत्र है, वहाँ पर जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर एक जो लेडी ट्रेनी महिला जो थी, अ, वो अस्पताल में क्या हुआ उसके साथ, वो लेडी डॉक्टर जो ट्रेनी महिला थी, उसके साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके तहत पूरे देश में तीव्र विरोध हुआ, जिसको देखते हुए वहाँ की विधानसभा में एक बिल लाया गया, किंतु वो अ, उस पर राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली, तो अभी वो अधिनियम नहीं बन पाया, अभी विधेयक ही है ना? तो ये खबर है, आप इसको पहले भी हमारे जो पुराने वीडियो हैं उसमें देख सकते हैं, उसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। आगे हम चलते हैं तो एक खबर निकल के आ रही है, बनिहाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, आतंकवाद छोड़े पाकिस्तान, है ना? तो आतंकवाद जैसी जो परिस्थिति होती है, उसमें विभिन्न देशों को नुकसान होता है। हम काफ़ी दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जैसी गतिविधियों को झेल रहे हैं। हमने 2001 का आतंकवादी हमला हमारी जो संसद है उस पर देखा, है ना? तो इससे क्या होता है, आतंकवाद से अगर किसी राज्य में आतंकवाद का प्रकोप है, तो एक तो वहाँ पे इकोनॉमिक गतिविधियाँ जो हैं वो सूक्ष्म हो जाती हैं। वहाँ पर इकोनॉमिक गतिविधियाँ जो है प्रसारित नहीं हो पाती है ना? दूसरी बात, रोजगार के जो अवसर हैं वो संकुचित हो जाते हैं। वहाँ जो राजनीतिक स्थिरता है वो कम आ पाती है ना? वहाँ पे विदेशी निवेश नहीं हो पाता है, ताकि वहाँ रोजगार लोगों को मिल पाए। दूसरी बात है, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भी हो जाएगी, है ना? तो बेरोजगारी का भी प्रकोप होता है। किंतु जब से आर्टिकल 370 हटा, जब से देखने में आया है कि जो कश्मीर है वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है ना? उस डेवलपमेंट से वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है। वर्तमान सरकार के द्वारा काफ़ी ऐसी प्रगति जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है, जिससे वहाँ आतंकवाद का खात्मा बेहतर तरीके से हो पाया है। तो हमने ये खबर समझ ली। आगे हम चलते हैं। एक नीचे खबर है, संसद सुरक्षा चूक मामले में जो दिल्ली पुलिस है उसका आरोप पत्र आया है ना? उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भारत के लोकतंत्र की जो परिधि है या भारत का जो लोकतंत्र है उसको बदनाम करने की जो साजिश है, आपको पता होगा थोड़े दिन पहले, ये बात करें 13 दिसंबर 2023 को, संसद की जो सुरक्षा है उसमें बहुत बड़ी चूक हो चुकी थी, है ना? तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो लोग अंदर गए हुए थे, उनका मुख्य उद्देश्य था कि भैया जो भारत में जो लोकतंत्र है ना? सबसे बड़ा लोकतंत्र हम भारत का जो लोकतंत्र है उसे मानते हैं। तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो उसे कैसे बट्टा लगाया जाए, इसको लेकर जो लोग अंदर गए हुए थे, उनका मेन मकसद यह था, है ना? तो लोकतंत्र का जो प्रतीक भारत बना हुआ है, उस पर निशाना कैसे साधा जाए, समृद्धि और गौरव जो भारत ने अर्जित किया है, उसे कैसे कमतर किया जाए, इन सब चीज़ों को देखते हुए उनका जो मेन टारगेट था, वो हमारे लोकतंत्र पर प्रहार था, है ना? तो ये चीज़ें आपको पता हो। 2001 के संसद हमने जो बात की है उसकी बरसी पर यहाँ हुआ है या हुआ था, तो ये भी एक उनकी सोची समझी साजिश थी कि क्यों ना हम 2001 के जो संसद हमला हुआ उस बरसी पर हम ऐसा करें। तो ये काफ़ी हमारे देश के लिए अगर कहें तो काफ़ी दुखद ये जो घटना हुई थी यहाँ है ना? तो इस पर अभी क्या हुआ, दिल्ली पुलिस जो है उसका आरोप पत्र आया है ना? आगे हम चलते हैं, मणिपुर से एक खबर निकल के आ रही है। मणिपुर में क्या हुआ है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री का आपको पता हो, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह। मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि उनका जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आपको पता हो।
उन्होंने कहा है कि भैया क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जो केंद्र सरकार है वो बेहतर से बेहतर कदम उठाए, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय अखंडता से तो प्रभावित है, किंतु साथ में यहाँ राष्ट्र के हित में भी कहीं ना कहीं दुखदाई है ना। इससे राष्ट्रीय जो हित है वो प्रभावित होते हैं। तो भैया केंद्र सरकार को उन्होंने कहा है कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मणिपुर में अगर हम बात करें तो विधानसभा सीटें कितनी हो सकती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो मणिपुर में लगभग 1 सीट है, और वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो मणिपुर से 2 सीटें हैं, है ना। तो ये आपको पता हो, ये उत्तर पूर्वी जो 7 सिस्टर है उसमें से एक है ना। तो ये भी आपको पता हो। आगे हम चलते हैं तो और कौन सी खबरें हैं देख लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक खेल से खबर निकल के आ रही है। हमारा पेरिस पैरालंपिक जो है वो अभियान रविवार को खत्म हो गया है, अर्थात समाप्त हो गया है। तो हमने कुल कितने पदक जीते, तो 7 स्वर्ण के साथ हमने कुल 29 पदक अपने नाम किए हैं, है ना। ये हमारा ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है ना। तो इस तरीके से हमें काफ़ी गर्व करना चाहिए कि हमारा जो पेरिस में जो पैरालंपिक हुआ है उसमें भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ना। 2016 में भारत ने पैरालंपिक खेल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और जब से पदकों की जो संख्या है वो बढ़ती ही चली गई, है ना। टोक्यो ओलंपिक में जो स्वर्ण विजेता कौन, भाला फेंक के जो खिलाड़ी सुमित अंतिल हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। निशानेबाज जो अवनी लेखारा है, उन्होंने राइफल में फाइनल में जो था वो स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन की बात करें तो कुमार नितेश ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे हम बात करें धावक प्रीति पाल, तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है ना। और बात करें हम तीरंदाजी की तो हरविंदर सिंह जी ने और धर्मवीर जो है वो क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल किए हुए हैं। तो ये जो पेरिस पैरालंपिक खेल जो हुआ है इसमें भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ना। तो आप थोड़ा सा ये जानकारी कौन जो 7 स्वर्ण पदक जिन्होंने जीते हैं उनकी तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीटी के लेवल पर इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है। वनडे एग्जाम में भी ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम चलते हैं। 100 साल के हुए द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पूर्व सैनिक चरण सिंह, है ना। जो चरण सिंह जी हैं वो 100 साल के हो गए हैं, उनका बर्थडे मनाया गया है ना। तो हम यहाँ समझते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। तो आपको पता होगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी जो बीजारोपण है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही रख दिया गया था। जब जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई, तो उस वर्साई की संधि जर्मनी के साथ एक जर्मनी ऐसा मानता है कि भाई ये जो संधि है वो अपमानजनक संधि है मेरे साथ, है ना। अपमानजनक संधि कैसे, क्योंकि जर्मनी के जो सैनिक थे उनको लगभग 1 लाख तक सीमित कर दिया गया था। उसका जो एक कोयला प्रभावित क्षेत्र था, मतलब जहाँ कोयला बहुत था वो क्षेत्र ले लिया गया था। उसके जितने भी उसने जो औपनिवेशिक राष्ट्र बनाए थे, औपनिवेशिक देश थे, उनको उससे छीन लिया गया था। उसको पनडुब्बी तथा वायुसेना उससे छीन ली गई थी। तो जो जर्मनी है उसको लगा कि नहीं यार ये तो मेरे साथ काफ़ी ज्यादतियाँ हुई हैं, है ना। तो उसी का जो फलीभूत हुआ कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये लगभग 1939 से शुरुआत इसकी हुई है और 1945 तक चला है। इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र शामिल थे। अगर बात करें तो जो इस युद्ध का मेन जो निकला उसमें क्या हुआ, देखो सबसे पहले तो अमेरिका जो है उसने नागासाकी और जो हिरोशिमा है उस पर जापान पर हमले किए। आपने देखा होगा ये काफ़ी विभत्सक हमला था, है ना। तो ये सब चीज़ें द्वितीय विश्व युद्ध में घटित हुई। तो आपको यहाँ समझना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो चरण सिंह जी हैं वो 100 साल के हो गए हैं ना, तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अनुसंधान अनुदान पर जीएसटी का मुद्दा परिषद की बैठक में उठाएंगे अतिशी। तो यहाँ कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें देख लेते हैं। तो अनुसंधान जो उस पे अनुदान जो लिया जाता है ना, उस पर जीएसटी 18% लग रहा है।
पहली बात तो ये है कि जो अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वर्तमान समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना हम खर्च करेंगे देश की प्रगति उतनी ज़्यादा हो पाएगी। अभी क्या हुआ, जीएसटी काउंसिल की अभी बैठक होने वाली है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम पहले तो जीएसटी काउंसिल को समझ लेते हैं। जीएसटी काउंसिल जो है वो जीएसटी से संबंधित विभिन्न प्रकार की अनुशंसाएं किसको देती है, केंद्र सरकार को। जीएसटी के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री होती है, केंद्रीय वित्त मंत्री, और सभी राज्यों को इसमें बराबर का हक दिया गया है। जीएसटी जो है वो एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर आधारित है। जीएसटी क्यों लाया गया? जीएसटी लाने का जो मेन उद्देश्य था वो यहाँ था कि भैया जो देश में अलग अलग तरह के कर लगाए जाते हैं उन्हें कैसे सिमटा जाए, उन्हें एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, ताकि जो ये पेचीदगी है जीएसटी में उसे कम किया जा सके। तो इसके लिए जीएसटी लाया गया। जीएसटी लाने से देश में एक राष्ट्र एक कर की संरचना का निर्माण हुआ। जीएसटी की बात करें तो यहाँ पर जो जीएसटी के मेंबर्स हैं उसमें 3/4 का पार्टिसिपेंट, मतलब होता क्या है, जो 3/4 लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि भैया कैसे जो जो भी मुद्दे हैं उनको पारित किया जाए। तो इसमें 1/3 हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार का है और 2/3 जो है वो राज्य सरकार का है। मतलब राज्य सरकार की जो बातें हैं उनको महत्ता दी गई है, उन्हें काफी तवज्जो दी गई है कि भैया आपका निर्णय जो है वो सर्वमान्य रहेगा, है ना। तो ये संघीय ढांचे का एक बेहतर उदाहरण है ना, विकेंद्रीकृत शासन का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर कैसे खर्च को बढ़ाया जा सके, इनका कहना यह है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर जो बजट है वो कम कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि भैया अगर कोई हमें अनुदान देता है तो उस पर 18% जीएसटी लग रहा है। तो ये मामला ये उठाने वाले हैं जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 को आया, ये भी आपको पता हो। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं देख लेते हैं। तो आगे हमारे लिए जो है पुराने किले में 1 साल बाद भी शुरू नहीं हो सकी प्रदर्शनी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट खबर क्या है, देखो G20 का जिक्र यहाँ आया है। तो G20 जो है ये कब बना? लगभग 199, या हम बात करें कि 1999 के आसपास, है ना। 1999 में G20 का गठन हुआ। G20 में 19 देश तथा एक यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। अभी बात करें G20 की जो 18वीं बैठक हुई है वो कहाँ हुई थी? भारत में। तो भारत में जो बैठक हुई उसमें जो थीम रखी गई वो क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, है ना। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात इसमें की है। वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है? तो पूरा विश्व एक परिवार की भांति हम मानते हैं, है ना। तो ये हमारा मेन फोकस रहा। अगर G20 की बात करें तो हमने इसमें जैव ईंधन की बात की, है ना। हमने जलवायु परिवर्तन से संबंधित इसमें बात की। पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट है 2015 का, उस पर हमने बात की। इसमें एक नया सदस्य शामिल हुआ है, कौन सा? तो अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल किया गया है। अगली बैठक की अगर बात की जाए तो G20 की कहाँ होने वाली है? तो ये रियो डी जेनेरो में होने वाली है। रियो डी जेनेरो की अगर हम बात करें तो यहाँ ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो। आगे हम बात करते हैं तो G20 का कोई स्थायी कार्यालय नहीं है, आप इसे नोट कीजिएगा, ये आ सकता है। तो G20 का कोई स्थायी कार्यालय मौजूद नहीं है ना। तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं। तो रही जो खबर है या नई जो खबर है वो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इस पर हम गौर कर लेते हैं। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी बदलाव किया गया है। बदलाव के क्या कारण रहे? क्योंकि देखो समय के साथ साथ चीजें बदलती है और जो चीजें बदलती है उन चीजों को अप्लाई भी करना पड़ता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बेहतर कल को सुनिश्चित करता है। हमारी युवा पीढ़ी जो है अगर वो बेहतर शिक्षा प्रदान उसे हो पाएगी तो वो बेहतर कल का निर्माण करेगी। तो शिक्षा पर सरकार का काफी फोकस है और इस फोकस की वजह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई 2020।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसे उसमें बदलाव करने के लिए समय परिस्थिति के अनुसार बदलाव करने के लिए लाई गई। ये किसकी अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी जिसके अंतर्गत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है? कि कस्तूरी रंजन, है ना, ये इसके अध्यक्ष थे। तो इनके सानिध्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्घाटन हुआ है, एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर बात करें तो 5+3+3+4 के फॉर्मूले पे आधारित है ना। तो ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें रिसर्च डेवलपमेंट पे काफ़ी जोर दिया है। भाषागत जो बदलाव है या हम कहें कि भाषा जो है उसका इसमें तवज्जो दी गई है कि भैया जो आपकी मातृभाषा है उसमें भी शिक्षा दी जाए। आगे इन्होंने बात की है कि जो शिक्षा में जो रट्टन विद्या वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे कम किया जा सके ताकि बच्चे के अंदर नवाचारी करने की जो तादाद है या नवाचार वो व्यक्ति और बेहतर तरीके से कर पाए, है ना। उसके अंदर ऐसी जागृति पैदा की जाए ताकि वो आने वाले भविष्य में चीज़ों को समझे, ना कि रटकर पास हो, है ना। चीज़ों को रटकर व्यक्ति पास हो सकता है किंतु वो एक बेहतर नागरिक चीज़ों को समझने पर ही बनता है ना। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है नई, इसमें नवाचार पर बल दिया गया है, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। तो ये सब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं देख लेते हैं हमारे लिए। तो आगे जीएसटी परिषद की हमने बात कर ली है। जीएसटी परिषद की बैठक आज होने वाली है। ऐसी संभावना है कि जो स्वास्थ्य बीमा जो व्यक्ति लेते हैं और सभी को लेना चाहिए आज की जनरेशन में, तो उसमें कर छूट मिल सकती है ना। ये इसमें ऐसी संभावना जताई जा रही है। आगे हम बात कर लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, हमने देख ही ली है खबर। आगे एक खबर निकल के आ रही है सुगम्य भारत से, है ना। सुगम्य भारत क्या है? तो ये सुलभता से जुड़ी 1400 से अधिक शिकायतें मिली है किसमें? सुगम्य भारत में। सुगम्य भारत जो है वो केंद्र सरकार की एक बढ़िया इनिशिएटिव है। कैसा इनिशिएटिव है? तो 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। सुगम्य भारत जो है ये दिव्यांगजन जो लोग हैं या बुजुर्ग जो हैं उनकी सहायता के लिए इसे बनाया गया है। तो आपको यहाँ बात ध्यान में रखनी है कि जो सुगम्य भारत है वो केंद्र सरकार की तरफ से 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और यहाँ दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की सहायता के लिए बनाया गया है ना। तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे लिए करंट अफेयर का कार्य करती है। देखो हम यहाँ पर बेसिक के साथ साथ करंट को भी डिस्कस कर रहे हैं कि भैया करंट में अभी क्या चल रहा है उसको बेसिक से कैसे रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई कमी रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम भी और बेहतर हमारी जो करंट की जो ये सीरीज है इसे और अच्छा बना पाए। देखो मैं भी आपके जैसा विद्यार्थी हूँ, है ना। मैं भी कोई इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ बट मैं बेहतर कोशिश कर पा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर करंट की जो चीज़ें हैं वो मिल पाए, है ना। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है ताकि आपको भी करंट की चीज़ें अच्छी मिले और मेरी भी तैयारी अच्छी हो, आपकी भी तैयारी अच्छी हो, दोनों का काम बन जाए, है ना। आगे हम चलते हैं तो देश दुनिया की खबरें देख लेते हैं। अभी अगर आपको पता हो कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, है ना, या हम बात करें अबू धाबी के जो वली अहमद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायज अल नहायान जो है वो भारत आ गए हैं, है ना। तो काफ़ी कुछ समझौते हमारे उनके साथ होने वाले हैं। तो ये आने वाले समय में कौन कौन से समझौते होते हैं जो अगले आने वाले जो पेपर है उनमें हमें पता चल जाएगा तो हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। आगे हम चलते हैं तो सूरत से एक खबर है। देखो जो 21 शहरों ने प्रदूषण जो 21 शहरों ने प्रदूषण जो है वो 40% घटा दिया है ना। 95 शहरों की जो वायु गुणवत्ता उसमें सुधार आया है। सूरत की जो हवा है भैया, सूरत की जो हवा है वो देश में सबसे साफ है, आपको पता है। तो ये जो सूरत की हवा है ना वो मतलब मुझे लगता है कि अब सूरत जैसे विभिन्न जो हमारी राजधानियां हैं जो हमारे और जो जितने भी शहर हैं उनको बनने के लिए प्रेरित होना चाहिए सूरत से, है ना। तो जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है इसके तहत 131 शहरों में से 95 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ये सीपीसी के आंकड़ों से पता चलता है। सीपीसीबी क्या है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
इसका गठन कभी हुआ? तो 1974 के अंतर्गत इसका गठन हुआ और ये एक सांविधिक निकाय है, मतलब विधि के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया है ना। पर्टिकुलर मैटर 10 और PM 2.5 ये दो तो आपको पता ही होगा, है ना। ये काफी सूक्ष्म कण होते हैं जो हमारे फेफड़ों, मतलब हवा के साथ साथ फेफड़ों को डैमेज करते हैं, तो ये आपको पता ही होगा। आगे हम चलते हैं तो देखो एक खबर यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान जो है हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने फसलों के विविधीकरण की बात कही है कि भैया फसलों में अगर विविधीकरण अपनाया गया तो इससे एक तो किसानों की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, उनके पास रोजगार के नवीन साधन होंगे, वो बेरोजगार कम होंगे। जैसे क्या होता है कि जो आपका कृषि क्षेत्र है उसमें छिपी हुई बेरोजगारी होती है ना, तो छिपी हुई बेरोजगारी को कैसे कम किया जा सके, किसानों की आय को कैसे दुगना किया जा सके, इन सब चीजों को लेकर जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि भैया कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, है ना। तो एक खबर यहाँ ये निकल के आई है। आगे हम चलते हैं। रणधीर सिंह सर्वसम्मति से चुने गए हैं। किस के लिए चुने गए हैं? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में वह चुने गए हैं, है ना। तो ये जो हैं वो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं। ये पहले भारतीय हैं जो रणधीर सिंह जी हैं, ये पहले भारतीय हैं जो ओलंपिक परिषद, जो एशिया की ओलंपिक परिषद है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ओसीए के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? रणधीर सिंह, आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं और एक और चीज यहाँ देख लेते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 2024 से 28 तक है ना, तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं तो इंग्लैंड के मोइन अली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास इन्होंने लिया है। तो ये आपको पता हो कि इंग्लैंड के जो मोइन अली हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है उससे संन्यास ले लिया है। कहाँ के ये? इंग्लैंड के। आगे हम देख लेते हैं और कौन सी खबरें हैं खेल पृष्ठ पे। दलीप ट्रॉफी जो है वो भारत बी ने भारत ए को 76 रन से शिकस्त देकर जीती है। तो ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एक खबर जो हमने कल जो शॉर्ट्स में भी आपको बता दिया था, आर्याना सबालेंका जो है उसने जेसिका पेगुला को हराकर अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लिया है। हम बात कर लेते हैं जो टेनिस ओपन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ग्रैंड स्लैम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के? तो पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन बोल देते हैं। दूसरा है फ्रेंच ओपन। और तीसरा अगर बात करें तो विंबलडन ओपन। और चौथा अमेरिकन ओपन होता है ना। इसी क्रम में इन्हें खेला जाता है। अगर बात करें आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन, तो ये जो है ये आपके सिंपल ग्राउंड की बात करें तो देखो विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है। उसके बाद में अगर बात करें फ्रेंच की तो वो आपका क्या बोलते हैं उसे, जैसे अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन ओपन तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो वो आपका मिट्टी पर खेला जाता है। और विंबलडन जो है वो आपका घास पर खेला जाता है ना। तो ये आपको पता हो। अभी अमेरिकन ओपन जो हुआ है इसमें आर्यना सबालेंका जो है इन्होंने जेसिका पेंगुला जो है या पेगुला जो है इन्हें अमेरिकन ओपन में खिताब देकर अपना जो मेडल है वो जीत लिया है, मतलब इन्होंने ट्रॉफी जीत ली है। बात करें आर्याना सबालेंका की, तो जो आर्याना सबालेंका है वो बेलारूस से संबंधित है ना, ये आपको पता हो। तो हमने ये खबर कल भी डिस्कस कर ली थी, आज भी हमने और अच्छे से डिस्कस कर लिए। हमने जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं उन्हें भी डिस्कस कर लिया है। एक बार और मैं कंफर्म करा देता हूँ, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और जो अमेरिकन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो है वो आपका मिट्टी पर खेला जाता है, जबकि विंबलडन जो है वो ग्रास पर खेला जाता है ना, तो ये आपको पता हो। और इसी क्रम में ये खेले जाते हैं, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और आपका जो लास्ट में है अमेरिकन ओपन। बात करें हम पेरिस पैरालंपिक की, तो उन्होंने देखो यहाँ पे जो नवदीप सिंह जी हैं, है ना, नवदीप सिंह जो है उन्होंने कहा है कि भैया जो हम हैं, मतलब जो पैरा ओलंपिक जो है या जो पैरा मतलब जो अपने अंग मतलब दिव्यांग मान लीजिए एक तरह से, जो लोग हैं वो अपमान के नहीं सम्मान के हकदार हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमें भी ये मानना चाहिए
कि देखो उनका सम्मान करना हमारा परम धर्म है ना? तो उनका सम्मान हमें करना चाहिए। तो आज के पेपर में जो मेन खबरें थी उन्हें हमने करंट के साथ साथ उनके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, बेसिक उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हमने देख ली हैं। आज के पेपर की महत्वपूर्ण खबरों को तो हमने देख ही लिया है। अगर कोई मुझसे अगर कहीं गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसे हम और बेहतर तरीके से समझा पाएँ। कहीं गलती हुई है तो उसे सुधार पाएँ। क्या हम और ऐसे बदलाव कर सकते हैं जो और पेपर में हम जो पीटी के लेवल पे या मेंस के लेवल पे अगर कोई चीज़ ऐसी आए तो हम उसे कैसे हैंडल करें। देखो जो भी चीज़ें हैं वो आप भी अगर हमें बताएंगे तो हमें और बेहतर तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करने का पावर मिलेगा, है ना? तो आप, ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर डिस्कस करवा दिया भाई, मैंने जो पेपर करवाया वो ठीक है। आप भी इसमें कुछ बता सकते हैं अगर कहीं कोई कमी रही हो तो, है ना? हम क्या इसमें और बेहतर स्टेप ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी